नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मनन क्लासेज नागौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। राजस्थान अध्ययन श्रृंखला के अंदर हम वर्तमान में कक्षा 10 में संचालित पाठ्य पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं और आज इसका अंतिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसकी लगभग आपके 3 कालांश होंगे अलग अलग विस्तृत जानकारी के साथ में, जो इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। और ये जो अध्याय है ये है आपके अध्याय नंबर 1, क्योंकि हमने इसमें जो अध्याय अपने सीक्वेंस के हिसाब से किए थे, ये बड़ा अध्याय था, इसको सबसे लास्ट में रखा गया। इस अध्याय का नाम है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास एवं या एक परिचय, एक परिचय। वर्तमान समय में जो आपके सीटी का, राजस्थान पुलिस का और जो विभिन्न पदों पर जो भर्तियां आ रही, रीट वगैरह, उन सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये कालांश साबित होंगे आपके लिए। तो जितने भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल मनन क्लासेज नागौर पर अपलोड कर रखे हैं, आप इन सभी को अच्छी तरह से पढ़े। चलिए कालांश को प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। राजस्थान का इतिहास एक परिचय। राजस्थान के इतिहास के विद्यार्थियों अगर बात करें, सबसे पहले नाम आता है जॉर्ज थॉमस। ये ब्रिटिश अधिकारी थे। 1800 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए कौन सा शब्द काम में लिया है? राजपूताना। पाठ्य पुस्तक जो है वो हूबहू में काम में ले रहा हूं। आपके लिए सुविधा यह है कि कहां कहां से सवाल बन सकता है वो बात आप आसानी से जान सकते हो। पहला सवाल इसमें यह है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और कब किया? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज थॉमस ने किया था और 1800 ईस्वी में किया। इन पर एक पुस्तक लिखी गई है, द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो फ्रैंकलिन ने लिखी है। उसके अंदर ये सारी बातें। 1829 के अंदर एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक लिखी थी कर्नल जेम्स टॉड, जो आपके स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। तो कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा या राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, उनकी पुस्तक कौन सी है? एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें पहली बार 1829 में राजस्थान के लिए रायथान या राजस्थान शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में किया था और राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। जब राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया। राजस्थान नाम कब रखा गया? 30 मार्च 1949 को, जब 4 बड़ी रियासतें जोड़ी गई थी आपके संयुक्त राजस्थान के अंदर और एक नया संघ बना संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, और 30 मार्च 1949 को राजस्थान नामकरण किया गया। इससे पूर्व के इतिहास को देखें तो राजस्थान का प्राचीनतम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में आया है। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का प्रारंभिक उल्लेख कौन से वेद में आया? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए मरु शब्द काम में लिया है। धनव शब्द, झांगल, मत्स्य, सूरसेन, ये आदि नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। कौन कौन से? मरु है, धन्व है, झांगल है, मत्स्य और कौन सा है? सूरसेन।
मरु और धनु दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग खास तौर से जोधपुर संभाग के लिए हुआ है। इसका मरु शब्द का और कौन से शब्द का, धनव शब्द का प्रयोग कौन से संभाग के लिए हुआ है, जोधपुर संभाग के लिए किया गया। एक शब्द और मिलता है, झांगल शब्द। कौन सा शब्द मिलता है, झांगल। उस क्षेत्र को कहा गया है जहां समी यानी खेजड़ी, केर और पीलू ये 3 पेड़ पाए जाते हैं। कौन सा शब्द है, झांगल। झांगल प्रदेश उसको कहा जाता है जहां समी, समी किससे कहते हैं, खेजड़ी को, केर और कौन सा, पीलू, ये 3 वृक्ष पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, झांगल प्रदेश। और ये 3 वृक्ष मुख्य रूप से बीकानेर और नागौर के आसपास के भूभाग में पाए जाते हैं, समी, केर और पीलू। इस कारण बीकानेर और नागौर का संयुक्त भूभाग क्या कहलाया, झांगल देश कहलाया। विद्यार्थी यहाँ एक एक बात जो दी गई है वो बारीकी से समझा रहा हूं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में कर रखा है, कौन से प्रदेश का, मत्स्य प्रदेश का। महाभारत में उल्लेख कहां आता है, जब राजा विराट की कहानी आती है, जिनकी राजधानी थी बेराट, और बेराट के अंदर जो है पांडवों ने अपने वनवास का 13वां वर्ष जिसे अज्ञातवास कहते हैं व्यतीत किया था। तो मत्स्य प्रदेश का जो है उल्लेख किसमें आता है, महाभारत में आता है, एक राज्य के रूप में हुआ है। मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर और भरतपुर ये मोटा मोटी भूभाग इसमें शामिल हुए हैं। कौन से प्रदेश में, मत्स्य प्रदेश में कौन कौन से भूभाग थे, जयपुर था आपके, और कौन सा था, भरतपुर था, और कौन सा था, अलवर था। आगे चलकर आपके अलवर और भरतपुर का भौगोलिक प्रदेश क्या कहलाएगा, मेवात कहलाएगा। मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर थी, जिसे बेराट नगर भी कहा जाता है। पहले ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट का भूभाग हुआ करता था, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड का है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर, करौली, ये जो क्षेत्र हैं ये आपके सूरसेन जनपद के पार्ट थे। अब सूरसेन जनपद में कौन कौन से हैं, तो सूरसेन के अंदर कुछ भाग भरतपुर का आता है, सूरसेन में कुछ भाग किसका आएगा, भरतपुर का। भरतपुर का जो एरिया है वो आंशिक है। इसके अलावा कौन सा है, धौलपुर का। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी रहा है। इसके अलावा कौन सा है, करौली का, और करौली का प्राचीन नाम क्या रहा है, गोपाल पाल रहा है। तो सूरसेन जनपद जो है उसका भी विस्तार राजस्थान में था। इसके अलावा मत्स्य प्रदेश जो है वो भी राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र हुआ करता था महाभारत काल की अगर हम बात करें। तो सूरसेन राज्य भी सम्मिलित था, जिसमें भरतपुर का वह क्षेत्र जो मथुरा से जुड़ा हुआ है, धौलपुर और करौली का भूभाग। चलिए अगले स्टेप पर, माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है, प्रतापगढ़ का कांठल कहलाता है। कांठल इसलिए कहते हैं कि नदी का जो किनारा होता है उसको कांठा कहा जाता है। तो माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ का आपके भौगोलिक एरिया, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, कांठल। इस एरिया में 56 गांवों का समूह है, और 56 गांवों का समूह राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसी कारण इस 56 गांवों के समूह को क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, 56 का मैदान, जो आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो ये वाला एरिया है, इस बेल्ट के अंदर ये माही नदी बहती है। ठीक है, अगले स्टेप पर चलते हैं। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो पठारी प्रदेश है, भैंसरोडगढ़ कहाँ है, भैंसरोडगढ़ है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था भैंसरोडगढ़ एक राजस्थान का जल दुर्ग है। इससे राजस्थान का वेलूर भी कहा जाता है, चंबल और बामनी के संगम पर। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लगाकर बिजोलिया, बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में। यहाँ का पूरा पठारी प्रदेश क्या कहलाता है, ऊपर माल कहलाता है। माल का मतलब पठार होता है। उदयपुर के आसपास का जो पहाड़ी प्रदेश है वो क्या कहलाता है, गिरवा। और गिरवा इस प्रकार भी लिखा जाता है,
और ये तस्तरी नुमा पहाड़ियां। कैसी पहाड़ियां विद्यार्थियों? तस्तरी नुमा पहाड़ियां। जैसलमेर का प्राचीन नाम हुआ करता था मांड, और मांड अगर आप देखोगे तो पश्चिमी राजस्थान की जो गायन शैली है उसकी प्रमुख राग कौन सी है? मांड है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाया वागड़। कोटा और बूंदी का प्रदेश क्या कहलाया? हाड़ौती कहलाया। सीकर झुंझुनू का प्रदेश क्या कहलाया? शेखावाटी। तो मांड पूछा जा सकता है, मांड किसका प्राचीन नाम था? जैसलमेर का। वागड़ कई बार पूछा गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, हालांकि यहां पर बागड़ कर रखा है तो कई बार बागड़ भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इतिहास का काल विभाजन देखें तो इतिहास को 3 कालों में बांटते हैं। कौन कौन सा काल है? प्राक युग है, आद्य युग है और ऐतिहासिक युग है। कौन कौन से युग है? प्राक युग, फिर कौन सा है? आद्य युग, और फिर कौन सा है? ऐतिहासिक युग। हालांकि इसमें से सवाल थोड़े आने की गुंजाइश कम है, लेकिन फिर भी हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जहां लिखित साक्ष्य कोई उपलब्ध नहीं है। ऐसा ऐतिहासिक काल जिसकी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको प्राक युग कहा जाता है। यानी मानव कौन सी कला से अपरिचित थे? लेखन कला से अपरिचित थे। आद्य युग उस इतिहास काल को संज्ञा दी जाती है जिसके पास लिखित साक्ष्य तो है किंतु वो साक्ष्य क्या है? अस्पष्ट। प्राग काल के अंदर या प्राग काल में, युग में किसी प्रकार के कोई लिखित प्रमाण नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण है लेकिन वो क्या है? अस्पष्ट। जबकि ऐतिहासिक युग के जितने भी प्रमाण हैं वो सारे के सारे स्पष्ट और सुव्यवस्थित हैं, जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है। प्राक युग, इस युग की सृष्टि के आरंभ हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले तक का जो काल था उसको हम क्या कहते हैं? प्राक काल कहते हैं। आद्य युग ये हड़प्पा सभ्यता के काल से आर्य सभ्यता तक के काल जो है वो क्या कहलाता है? आद्य युग। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आद्य युग कौन सा है? तो आद्य युग हो गया आपके कौन सा? हड़प्पा से कहां तक? वैदिक काल तक। कौन से काल तक? वैदिक काल का जो प्रारंभ होता है ना, वहां तक का काल क्या कहलाएगा? आद्य युग के नाम से जाना जाता है। और ऐतिहासिक युग जो 600 ईसा पूर्व से लगाकर वर्तमान तक। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। कौन से काल को? प्राग ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल। इसमें मानव सभ्यता उत्पन्न हुई और इसका नाम क्या रखा? पाषाण काल। इसे 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इसके बाद में आगे चलें तो अगला पहला पॉइंट है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में यानी ऐसा काल जिसमें पत्थर के उपकरण काम में लिए जाते थे। तो जिन कालों में पत्थर के उपकरण काम में लिए गए उसका पूरा नाम पाषाण काल रखा। फिर पत्थर की डिजाइन और जो औजार बनाए गए और उसमें किस वैरायटी का पत्थर काम में लिया उसके हिसाब से इसको अलग अलग काल विभाजित किया गया। पहला है पूर्व पाषाण काल, जो क्वार्टजाइट पत्थर से औजार बनाए जाते थे। सिंपल सा, तो जिस काल में क्वार्टजाइट पत्थर से उपकरण बनाए गए वो काल क्या कहलाएगा? पूर्व पाषाण काल। अब इसमें सबसे पहला तो ध्यान रखना है पत्थर कौन सा? क्वार्टजाइट। दूसरा ये ध्यान रखना है कि पूर्व पाषाण काल में के जो उपकरण हैं उनकी खोज राजस्थान में किसने की? 1870 में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ के क्षेत्र में इसकी खोज की और इनको क्या मिला? हैंडेक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी मिली। ये ध्यान रखना। ये सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पूर्व पाषाण काल का प्रमाण सबसे पहले कौन सा मिला? तो एक हैंडेक्स मिली थी जो जयपुर और इंद्रगढ़ के क्षेत्र में मिली थी और इसकी खोज सीए हैकेट ने 1870 में की। इसके बाद में सैटन कोर आया और सैटनकार ने झालावाड़ के क्षेत्र में जो है
पूर्व पाषाण काल के कुछ उपकरण खोजे। तो पूर्व पाषाण काल के पहले उपकरण किसने खोजे? सीए हैकेट ने 1817 में जयपुर और इंद्रगढ़ में। और दूसरे किसने खोजे हैं? दूसरे खोजे हैं सेटनकार ने झालावाड़ में। इसके बाद में भारतीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग नई दिल्ली और दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर थे वीरेंद्रनाथ मिश्र, इन्होंने भी पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजने में सहायता की। राजस्थान पुरातत्व विभाग के आरसी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति पर काम किया है। अजमेर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में नदियों के किनारे और जालोर के अंदर ये उपकरण खोजे थे किसने? बी ऑल चिन्ह। ये थोड़ा ध्यान रखें, पूर्व पाषाण काल के उपकरण जालोर में किसने खोजे थे? तो जालोर में किसने खोजे थे? जालोर के अंदर इस काल के उपकरण खोजे थे बी ऑल चिन्ह। कौन था? बी ऑल चिन्ह, इन्होंने इनकी खोज की थी। इसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल। कौन सा आता है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अवशेष पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों के किनारे, इसके अलावा चित्तौड़ की बेड़स नदी घाटी में, इसके अलावा विराटनगर आदि स्थानों से मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, जिसे मेसोलिथिक टाइम पीरियड भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की विशेषता क्या है? छोटे हैं, हल्के हैं और डिजाइन के अंदर बड़े सुंदर बने हुए। अब ये उपकरण जिससे बने थे वो जेस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्टजाइट और कैल्सेडोनी, इन पत्थरों का प्रयोग हुआ है, यानी ज्यादा पत्थरों का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें ब्लेड है, जैसे पूर्व पाषाण काल का मुख्य उपकरण क्या है? हैंडेक्स है। तो मध्य पाषाण काल का क्या है? ब्लेड है, इग्रेवर है, ट्राइंगल है, क्रेसेंट है, ट्रेपेज है, स्क्रेपर, पॉइंटर, ये उपकरण ज्यादा बने। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। फिर आता नवपाषाण काल। राजस्थान में उत्तर या नवपाषाण काल की सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और चित्तौड़, उदयपुर, ये जो बेल्ट है यहां पर। अब आता है धातु काल। धातु काल के अंदर सबसे पहले प्रयोग किसका हुआ था? तांबे का, पाषाण काल के बाद में। तो तांबे और पत्थर का संयुक्त काल क्या कहलाया? ताम्र पाषाण काल। फिर आपके आया है ताम्र काल, फिर आता है कांस्य काल। तो धातु काल के अंदर भी राजस्थान में अनेक स्थान मिले हैं और पुरातात्विक राजस्थान की ताम्र पाषाण कालीन प्राचीन स्थलों में सबसे पहला नाम आता गणेश्वर सभ्यता का, जो सीकर में कांटली नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। कहां पर है? सीकर में। और नदी कौन सी है? नदी है आपके कौन सी? कांटली नदी। इसके बाद में कालीबंगा आता है हनुमानगढ़ में, जो गग्गर नदी किनारे है। गिलुंड राजसमंद में है। आहड़, झाड़ोल, ये उदयपुर में है। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। आहड़ को किस नाम से जानते हैं? ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं। किसको? आहड़ को। जबकि गणेश्वर को क्या कहते हैं? गणेश्वर को कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। किसको कहते हैं? गणेश्वर को। ये थोड़ा ध्यान रखना। पिंड पांडलिया चित्तौड़ में है। कुराड़ा कहाँ है? नागौर में। पिंड पांडलिया ये ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल कहाँ है? चित्तौड़ में। कुराड़ा कहाँ है? नागौर में। साबणिया और पुंगल ये बीकानेर में है। नंदलालपुरा, किराड़ोत और चित्तवाड़ी ये ताम्र पाषाण कालीन उपकरण कहाँ, स्थल कहाँ है? जयपुर के अंदर है। तो जयपुर में ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो इसका आपको ये ध्यान रखना है, नंदलालपुरा, किराड़ोत और चित्तवाड़ी ये तीनों के तीनों जयपुर में है। ध्यान रखना, नंदलालपुरा, किराड़ोत और चित्तवाड़ी ये ताम्र पाषाण कालीन
जो पुरा स्थल है जयपुर में है, साबणिया पोंगल बीकानेर में, कुराड़ा नागौर में है। वैसे कुराड़ा डीडवाना कुचावण में जा चुका है, लेकिन पुराना डिस्ट्रिक्ट इसका नागौर। गिलुंड राजसमंद में, आहड़ और जाडोल उदयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़ में। फिर आता है जालोर का एलाना। पुष्कर आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सबको पता है। एक है कोल माहौली सवाई माधोपुर, और मल्हा कहाँ का है? भरतपुर का है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये विद्यार्थियों काफी मोस्ट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, यहां से एग्जाम में सवाल आता है। फिर आगे चलते हैं लोह काल। लोहे काल की बात करें तो ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव ने शुरू किया, और इससे कृषि के उपकरण बने ज्यादा, और हथियारों की गुणवत्ता को भी जो है बल मिला था। अब कुछ ऐसे भी स्थल हैं पुरातात्विक जहां लोहे के भी प्रमाण मिले हैं, जहां तांबे के भी प्रमाण मिले हैं, तो वो डबल भी आपके आ सकते हैं। जैसे इसमें नोह है, तो नोह कौन सा है? नोह है भरतपुर का। अब भरतपुर के दो पुरा स्थल है, मल्हा भरतपुर ताम्रपाषाण कालीन है, जबकि आप यहां ध्यान दोगे तो नोह भरतपुर कौन सा है? लोह कालीन है। ये मोस्ट है, इसमें दो चार ही है, और ये दोनों तीनों जो भी है बहुत मोस्ट है। नोह भरतपुर। जोधपुरा कौन सा है? जयपुर। ये नाम वैसे तो है जोरपुरा, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश होकर क्या हो गया? जोधपुरा हो गया। और ये साबी नदी के किनारे है जयपुर में। ये भी आपकी लोहे युगीन संस्कृति। सुनारी झुंझुनू लोहे युगीन है, और रेड टोंक। तो लोहे युगीन पूरा स्थल आपको कितने ध्यान रखने? 4। पहला कौन सा? नोह कहां पर? भरतपुर में। दूसरा जोधपुरा कहां? जयपुर में। सुनारी झुंझुनू में, और रेड टोंक में। ये जो लाइन है पूरी की पूरी ये वेरी वेरी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। ये लोहे संस्कृति के आपके महत्वपूर्ण स्थान है, जहां लोहे की भट्टियां कहां मिली है? सुनारी के अंदर मिली है। नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग प्रारंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण है। ये पूछ सकते हैं कि वह राजस्थान का कौन सा पूरा स्थल है जहां के उपकरण, लोहे उपकरण भारत में लोहे युगीन संस्कृति की सीमा का निर्धारण करते हैं? तो ये है विद्यार्थियों कौन सा? नोह। तो ये सेकंड लाइन भी यहां पर आपके इंपॉर्टेंट है। लोहे गनाने की भट्टियां, अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। कहां से? जोधपुरा और सुनारी दोनों से। जोधपुरा कहां पर है? जयपुर में। और सुनारी कहां है? जोधपुरा है आपके जयपुर में, और सुनारी कहां है? सुनारी है आपके झुंझुनू में। तो यहां से क्या मिला है? लोह गलाने की भट्टियां मिली है, और अस्त्र शस्त्र और लोहे के क्या मिले हैं? उपकरण, या लोहे बनाने के उपकरण बनाने के कारखाने मिले हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किससे कहा जाता है? रेड को कहा जाता है। रेड कहां है? टोंक। और कौन सी नदी किनारे है? ढील नदी के किनारे है। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहा गया? रेड टोंक को, जो ढील नदी के किनारे है। इसे प्राचीन भारत के टाटा नगर के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो पार्ट चल रहा है अभी, ये भी आपके जैसे मैंने यहां लगाया है वेरी वेरी मोस्ट, उसी प्रकार से ये पूरा पार्ट भी बहुत ज्यादा एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लोहे काल के बाद में भारत के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी एक नई संस्कृति आई थी, और इससे कहते हैं सलेटी रंग की चित्रित मर्दभांड की संस्कृति। इसका उदय हुआ था। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर, जोधापुरा, जयपुर, सुनारी, नोह आदि स्थानों पर मिली है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि सलेटी रंग की जो चित्रित मर्दभांड वाली संस्कृति है, जिसे PGW कहा जाता है, पेंटेड ग्रे वेयर मर्दभांड, ये आपके लोहे काल के जो पुरा स्थल है वहां के मर्दभांड है। चाहे नोह भरतपुर का हो, चाहे जोधपुरा जयपुर का हो, सुनारी झुंझुनू का हो, या फिर रेड टोंक का हो।
अब हम चलते हैं, पहला पुरा स्थल कालीबंगा सभ्यता, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान में हनुमानगढ़ में, पुराना कौन सा है, गंगानगर। कई बार इसमें गंगानगर ऑप्शन आता है, ध्यान रखना। दृष्टि और सरस्वती नदियों घाटियों में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है कालीबंगा, इस कारण इसे प्राक हड़प्पा कहते हैं। हनुमानगढ़ जिला है वर्तमान में जहां ये स्थित है, 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, ये ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता कितने हजार वर्ष पुरानी है, 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। कालीबंगा से यहाँ खुदाई में प्राप्त काली चूड़ियों के कारण काले रंग की क्या मिली थी, चूड़ियां मिली थी घग्गर नदी किनारे, तो इस स्थान का नाम क्या कर दिया, कालीबंगा। क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है, चूड़ी होता है। अब सर्वप्रथम खोज 1952 में किसने की थी, अमलानंद घोष ने, ये ध्यान रखना। कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम 1952 में किसने की थी, अमलानंद घोष ने। और 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर, इन्होंने यहां पर उत्खनन करवाया था। तो सबसे पहला नाम किसका आता है, अमलानंद घोष का आता है, जिन्होंने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1952 में की थी। अब इसके बाद में किसका नाम आता है, बीबी लाल का नाम आता है, और किसका आता है, बीके थापर का। और इन्होंने यहां पर उत्खनन का कार्य कब किया था, 1961 और 62 के अंदर किया था। और इस सभ्यता की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो कालीबंगा की जो सभ्यता है, इसकी खुदाई की कितने हैं, सभ्यता के 5 स्तर मिले हैं। कितने मिले हैं, 5। ये थोड़ा ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के स्तर कितने मिले हैं, 5 मिले हैं। अब इसमें से तीसरा और चौथा, पांचवा स्तर, जो 3 स्तर है लास्ट वाले, वो तो हड़प्पा काल के हैं। प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्तर कितने हैं, 2 हैं। और हड़प्पा सभ्यता के स्तर कितने हैं, 3 हैं। इसके 2 स्तर हैं और इसके कितने हैं, इसके हैं आपके 3 स्तर, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा। टोटल स्तर कितने हो गए, 5, प्राक हड़प्पा के 2, यानी हड़प्पा से पूर्व काल की। अब हड़प्पा से पूर्व काल की, इसका मतलब ये ग्रामीण है, ये क्या है, ग्रामीण संस्कृति है। ये क्या है, ग्रामीण संस्कृति। जबकि हड़प्पा काल की है, इसका मतलब ये क्या है, नगरीय सभ्यता है। कौन सभ्यता है, नगरीय। क्योंकि बिना गांव के तो नगर बन नहीं सकता, तो पहले यहां पर ग्रामीण संस्कृति भी हुआ करती थी। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर तैयार किया जाता था, क्योंकि पुराने जमाने में ईंट तैयार करने की भट्टियां तो थी नहीं प्रारंभ में। तब इन लोगों ने किससे तैयार की थी, ईंट धूप में पकाकर। मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। यहाँ जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनके जो परतें वगैरह मिली है, वो बिल्कुल ही पतली और हल्की है। सुंदरता और सुडोलता का अभाव है, यानी कोई खास सुंदर भी नहीं है और अच्छी तरह से बनाएगी नहीं है। अब इन बर्तनों में मुख्य रंग कौन सा प्रयुक्त हुआ है, लाल, जिस पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। यानी कालीबंगा के अंदर जो बर्तन बनाए गए थे या मर्दभांड बनाए गए थे, वो लाल रंग के थे और काली और सफेद रेखाएं खींचकर तैयार किए गए थे। कालीबंगा में दुनिया का पहला संसार का जुता हुआ खेत मिला है, और खेत जो जुता हुआ मिला वो भी 2 साइड से, इस प्रकार से और इस प्रकार से। और ये पैटर्न क्या कहलाता है, ग्रिड पैटर्न कहलाता है, जालीनुमा। कौन सा पैटर्न कहलाता है, ग्रिड पैटर्न कहलाता है। संसार का पहला जुता हुआ खेत। इसका मतलब इस खेत में एक साथ में 2 फसलें बोई जाती थी। कितनी फसलें बोई जाती थी, 2। कालीबंगा से कब्रिस्तान के भी प्रमाण मिले हैं, और यहाँ के निवासी जो शव का दाह संस्कार करते थे, उसकी भी जानकारी मिली है। दहु के सांस शव का जो दाह संस्कार है, उसके साथ में जो कुछ रखा जाता था, वो इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु के बाद भी क्या है, जीवन हो सकता है। एक बच्चे की कंकाल की खोपड़ी मिली है, जिसमें कितने छेद हैं, 6 छेद हैं। अब खोपड़ी में छेद है, इसका मतलब उस बच्चे को मस्तिष्क की ज्वर था, बुखार था, और उसी मस्तिष्क शोध की बीमारी का इलाज करने के लिए क्या किए होंगे,
छेद किए होंगे। खिलौना बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिला है, यानी अग्नि वेदियां कितनी मिली है यहाँ पर 7, और लकड़ी की नाली मिली है। नालियां बाकी जगह जो थी ईंटों की थी या कहीं थोड़ी बहुत पत्थर की होगी, लेकिन लकड़ी की नाली एकमात्र कहाँ मिली है? कालीबंगा में। और बेलनाकार क्या मिली है? हड़प्पा सभ्यता के समान यहाँ पर मोहरे मिली है। अब आ जाते हैं आहड़ सभ्यता, जो कहाँ है? उदयपुर में। कौन सी नदी किनारे? आहड़ या आयड़ नदी के किनारे हैं। और आहड़ सभ्यता की बात करें तो इसकी खोज 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है, और अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 के अंदर। रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में आहड़ का क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, और इस टीले को आज भी क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है। तो धूलकोट टीला कौन सी सभ्यता के टीले को कहते हैं? तो धूलकोट कहते हैं आहड़ सभ्यता के टीले को। किससे कहते हैं? आहड़ सभ्यता के टीले को धूलकोट कहा जाता है। और 1953 में इस टीले को सबसे पहले किसने खोज कर निकाला था? हमारे सामने अक्षय कीर्ति व्यास ने, फिर रतन चंद्र अग्रवाल, और कौन थे? आपके HD सांकलिया, इनके निर्देशन में उत्खनन का काम हुआ। अब मकान बनाने के लिए यहां भी धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। देखिए, कालीबंगा नगरीय संस्कृति थी, वहां की ईंटें भी धूप में तैयार की गई थी। आहड़ ग्रामीण संस्कृति है। आहड़ की संस्कृति है ग्रामीण संस्कृति। ग्रामीण संस्कृति, और मुख्य नदी कौन सी है? बनास। इस कारण इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। हालांकि आहड़ नामक स्थान आयड़ के किनारे है। तो यहां भी ईंटें जो है वो धूप में पकाई जाती थी। यहां पत्थरों का प्रयोग होता था, जबकि कालीबंगा में पत्थर का प्रयोग नगण्य है। आहड़ के लोग मृतकों को गहनों और आभूषण के साथ दफनाते थे। गहने और आभूषण यानी अगर किसी मृतक के साथ में हम कोई प्रतीक रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मृत्यु के बाद भी क्या है? जीवन है, जीवन की अवधारणा है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। जो आहड़ में काले और लाल मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति थी, यानी आहड़ के अंदर जो मृदभांड मिले हैं, यानी जो ठीकरे प्राप्त हुए हैं यहां से, मृदभांड या ठीकरे, वो कौन से थे? लाल। वे कौन से थे? काले थे। जो कहां से मिले हैं? आहड़ से। आहड़ का दूसरा नाम क्या था? आहड़ का दूसरा नाम था ताम्रवती। आहड़ का दूसरा नाम क्या था? ताम्रवती नगरी था। और 11वीं सदी के अंदर इसको आघाटपुर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आघाटपुर। किसको? आहड़ को। यहां तांबे के औजार और उपकरण के अत्यधिक प्रयोग का कारण रहा होगा। इसके अलावा यहाँ टप्पू से रंगाई और छपाई का व्यवसाय भी उन्नत था। कहां पर? आहड़ सभ्यता। अगली सभ्यता आती विद्यार्थियों कौन सी? गिलुंड। कौन सा पूरा स्थल है? गिलुंड है। और गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? राजसमंद। नदी है आपकी कौन सी? बनास, जिससे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। गिलुंड के अंदर 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन का काम हुआ। ये वही बीबी लाल है जिन्होंने कालीबंगा में उत्खनन करवाया था BK थापर के साथ 1961-62 में। उससे पहले बीबी लाल ने, ये गिलुंड जो सभ्यता है ये आपके आहड़ सभ्यता का ही भाग है। ठीक है, तो 1957-58 में बीबी लाल ने इसका उत्खनन शुरू किया था। अब 1998 से 2003 के बीच में 57-58 में गिलुंड का उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल ने। लेकिन 1998 से 2003 के बीच में VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, इनके नेतृत्व में उत्खनन हुआ। बहुत ज्यादा मोस्ट है, ध्यान रखना। पहले गिलुंड का उत्खनन कौन करवाते हैं? बीबी लाल 1957-58 में। लेकिन 1998 से 2003 में जो उत्खनन हुआ
वीएस शिंदे का, जो आपके पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और ग्रेगरी पोसल जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यूएसए के प्रोफेसर है, इन्होंने काम किया था। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और यह सभ्यता 1900 से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। गिलुंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, ये ध्यान रखना। जैसे कालीबंगा सभ्यता के 5 स्तर मिले, तो इसके 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे व लाल, काले, ये मृदभांड यहां पर मिले हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले हैं। और क्या मिले? उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। अब आहड़ सभ्यता का ही भाग है, कौन सा? गिलुंड। लेकिन इसमें और गिलुंड में, आहड़ में गिलुंड में अंतर है। आहड़ सभ्यता में जो ईंट मिली है वो धूप में पकाई गई थी। हालांकि पत्थर भी मिला है, लेकिन ईंट ज्यादा काम में लगी, कच्ची ईंट है। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ था, जबकि गिलुंड में पकाई गई यानी आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि आग में पकी हुई ईंट यानी पक्की ईंट का प्रयोग आपके कहां हुआ था? गिलुंड के अंदर हुआ था। अगली सभ्यता है कौन सी? आपके बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहां की है? भीलवाड़ा की। बागोर कोठारी नदी के तट पर है और वीएन मिश्र ने 1967 में यहां उत्खनन करवाया था। तो अभी हमने बात की थी किसकी? इससे पहले गिलुंड की। इसमें बीबी लाल, वीएस शिंदे, कौन है? वीएस शिंदे और ग्रेगरी पोसल, ये 3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरा कौन सा है? ग्रेगरी पोसल। ग्रेगरी पोसल जो आपके यूएसए के हैं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है? यहां है वीएन मिश्र। किसने? बागोर सभ्यता में। वेरी वेरी मोस्ट है ये 1967 में। 1967 से 70 तक का ये उत्खनन हुआ है। यहां प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिले, 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। और बड़ी संख्या में बागोर भीलवाड़ा से क्या मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वीएन मिश्रा ने इसका उत्खनन का काम किया था 1967 से 70 के आसपास, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेट को प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना, छेद वाली तांबे की सुई कहां से मिली थी? बागोर से मिली थी। छेद वाली तांबे की सुई कहां से मिली थी विद्यार्थियों? बागोर से मिली थी। कौन सी? छेद वाली तांबे की सुई। इसके अलावा कृषि के प्रमाण हालांकि पहले कालीबंगा में मिले थे। कृषि और पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? बागोर से मिला है। बागोर मध्य पाषाण काल का सभ्यता स्थल व लघु पाषाण उपकरणों का भी प्रमुख केंद्र था। यानी ये जो पूरा स्थल चल रहे हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से एक से बढ़कर क्या है? एक है। गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सिक्कर के अंदर है। कौन सी नदी है? कांतली, जिसको कांटली नदी भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन संस्कृति है, यानी ताम्र सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल ने के निर्देशन में जो है गणेश्वर संस्कृति का उत्खनन हुआ था। ये ईसा पूर्व 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष है। लाइन टू लाइन आपको ध्यान रखना है। जो लाइन मैंने हाईलाइट कर रखी है वहां से सवाल 100% बनने की संभावना। गणेश्वर सभ्यता जो है वो कितनी वर्ष पुरानी? 2800 ईसा वर्ष पूर्व की सभ्यता है। यहां से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध यानी अस्त्र शस्त्र औजार मिले। ताम्रयुगीन सभ्यताओं का प्राचीनतम जो है प्रमाण है। यहां से तांबे के उपकरण और पात्रों में
99% तांबा मिला है। अब ध्यान रखना, कहीं पर कुछ जो बुक्स है उनमें 97% भी दे रखा है, लेकिन अगर इस किताब के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितना आएगा 99। तो आपको 99 ही राइट करना है। यहां से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए वो है कपीस वर्णी मर्द पात्र हैं, यानी भूरे टाइप के हैं। ये बर्तन काले और नीले रंग से सजाए गए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं का क्या कहलाता है? जननी। यहां से तांबा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता को भी भेजा जाता था। अब कुछ अन्य पुरास्थल जो बचे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। उसमें भीनमाल आपके जालोर का है। यहां एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र मिला था और आर.सी. अग्रवाल ने भीनमाल का क्या करवाया? उत्खनन। भीनमाल पुरास्थल जालोर में, उत्खननकर्ता कौन है? आर.सी. अग्रवाल। रोमन एम्फोरा नामक सुरापात्र मिला है। ये एक यूनानी सुराही है और इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भाई यूनान की सुराही अगर भीनमाल में मिलती है, इसका मतलब ये हो गया कि भीनमाल का व्यापारिक संबंध किसके साथ में था? यूनान के साथ में। भीनमाल का प्राचीन नाम सिरिमाल था। क्या था? सिरिमाल। ये भीनमाल का प्राचीन नाम है। और महाकवि माघ का नाम सुना होगा आपने, महाकवि माघ। महाकवि माघ ये भीनमाल के संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए थे। ये भीनमाल के संस्कृत के क्या हुए थे? बहुत बड़े विद्वान हुए थे। अगली बात करते हैं ईसवाल उदयपुर। यहाँ प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहां से समृद्ध लोहे युग के भी साक्ष्य मिले हैं। कहां से? ईसवाल उदयपुर से। प्राचीन मत्स्य जनपद की बात करें, बेराट जयपुर के पास बीजक की पहाड़ी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? बेराट। बेराट में 2-3 पहाड़ियां, बीजक की पहाड़ी भीमजी की और कौन सी? महादेव जी की। यहां से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष मिले। कौन कौन से काल के मिले? हड़प्पा काल के और मौर्य काल की। दयाराम साहनी, नीलतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने यहाँ उत्खनन करवाया है। बेराट में उत्खनन किसने करवाया? दयाराम साहनी, नीलतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, इन्होंने करवाया था। बेराट से एक गोल मंदिर मिला है और अशोक स्तंभ, यानी अशोक का जो स्तंभ लेख है जिससे भाबरू लेख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भाबरू लेख। उसका भी यहां प्रमाण मिला है। बेराट के समीप अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये भाबरू अभिलेख है। तो बेराट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर साबित हो सकता है। उसके बाद देखें तो बालाथल उदयपुर। बालाथल उदयपुर की बात करें तो वीएन मिश्र के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ है। ये एक ताम्र पाषाण कालीन उपकरण है। बालाथल का उत्खनन किसने करवाया? मिश्र ने करवाया। हड़प्पा सभ्यता से संपर्क होने का इसका प्रमाण मिलता है, क्योंकि ये ताम्र पाषाणिक है तो तांबे की सप्लाई से संबंधित कोई बात हो सकती है। रंगमेल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी या मध्यमिका का है? चित्तौड़। ओजियाना पुरास्थल कौन से जिले में? भीलवाड़ा में। नगरी या मध्यमिका कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। बरोर नामक कहाँ है? गंगानगर में। तिलवाड़ा पुराने के हिसाब से बाड़मेर है, लेकिन वैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है? बालोतरा। जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर और नगर कहाँ है? टोंक। राजस्थान में आर्य संस्कृति का जो है वो आपके प्रारंभ होता है। कौन सी संस्कृति के बाद में? हड़प्पा काल के बाद में, लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास। इस सभ्यता की जानकारी का स्रोत ये हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। राजस्थान में जो आर्य संस्कृति है इसके प्रमाण अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64, ये 3 स्थान है जो आर्य संस्कृति का प्रमाण देते हैं। कौन कौन सा? अनूपगढ़,
तरखान वाला डेरा और चक 64 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। महाभारत में राजस्थान में आर्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। महाभारत के अंदर, महाभारत के अनुसार राजस्थान का झांगल देश कौरव और पांडव राज्य के अधीन था। महाभारत काल में जो झांगल देश है, बीकानेर और नागौर का प्रदेश, ये कौरव और पांडवों के अधीन था। कुछ शास्त्रों में यह भी लिखा जाता है कि नागौर पर जो गुरु द्रोण थे उनका राज हुआ करता था। ये नागौर गुरु द्रोण की भूमि कहलाता है। मत्स्य राज्य उनका मित्र राज्य था। किसका? जांगल का यह अधीनस्थ राज्य था। कहा था कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर कौन से देश में बिताया था? मत्स्य देश में। और शासक कौन थे? विराट थे। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ते हुए मारे गए, जो मत्स्य जनपद या महाजनपद के राजा थे। महाभारत युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास अंधकारमय है। ये थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान के इतिहास में अंधेरा कहाँ छाता है? तो महाभारत से लगाकर गौतम बुद्ध का जो काल है बीच का, ये अंधकारमय काल माना जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां दिखाई दी। प्रथम जनपदों का उदय और दूसरा साम्राज्य विस्तार के लिए जनपदों के बीच में क्या होगा? संघर्ष शुरू हो गया। अब राजस्थान में जनपद की बात करें तो एक तो बौद्ध ग्रंथ है आपके अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। वो कौन सा है? भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र। ये ध्यान रखना। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। जैन कौन सा? भगवती सूत्र। बौद्ध कौन सा है? आपके अंगुत्तर निकाय। इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। किसका है? 16 महाजनपदों का। उसमें से मत्स्य महाजनपद राजस्थान में था। मत्स्य जनपद कहाँ था? राजस्थान में। राजस्थान के अनेक भाग ऐसे थे जो अन्य जनपदों में जुड़े हुए थे, जैसे कुरु, सूरसेन, अवंती। ये ध्यान रखना। राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद थे? मत्स्य था, कुरु था, इसके अलावा सूरसेन था, और इसके अलावा कौन सा था? अवंती। इसके अलावा चित्तौड़ के आसपास एक छोटा जनपद और था, सीवी जनपद। चित्तौड़गढ़ में कौन सा जनपद राज करता था? सीवी। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर से कुछ जातियां राजस्थान में आई। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उत्तर पश्चिम भारत से 3 जातियां राजस्थान में आई। मालव जो कहां बसे थे? टोंक में। योधे ये कहां बसे थे? गंगानगर में। कहां बसे थे? गंगानगर। और अर्जुनाइन ये आपके उत्तरी और मध्य राजस्थान के एरिया में आकर निवास करने लगे। अगली बात देखें तो मत्स्य जनपद जो है, आर्य जनपद के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। अब ऋग्वेद के अंदर ये कहा गया है कि एक जाति कौन सी? मत्स्य जाति। और मत्स्य जाति क्या है? आर्य जाति है, यानी मत्स्य जनपद से जुड़ी हुई है। मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद, इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी इसका उल्लेख हुआ है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक था। मत्स्य जनपद का विस्तार कहां तक था? चंबल की पहाड़ियां। और पश्चिम में पंजाब की सरस्वती नदी तक इसका विस्तार था। राजस्थान में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग इसके अंदर सम्मिलित थे। और महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? विराट, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर यानी बेराट को अपनी क्या बनाया? राजधानी। और महाभारत के युद्ध में ये पांडवों की तरफ से लड़ा था। विराट की पुत्री थी उत्तरा, और उत्तरा का विवाह किसके साथ में हुआ था? अर्जुन। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में हुआ था। विराट की जो पुत्री है उत्तरा, उसका विवाह अर्जुन का पुत्र था कौन? अभिमन्यु, इसके साथ में हुआ। इन्हीं का पुत्र यानी अभिमन्यु और उत्तरा का बेटा कौन हुआ? परीक्षित, जो कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बनता है, जिसे राजा परीक्षित के नाम से जाना जाता है।
अब क्या होता है कि समय बीतने के बाद में अगर हम आगे देखें तो गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद क्या हो गए, निर्बल हो गए। कौन से जनपद कमजोर हो गए, कुरु और यादव। इनकी निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य क्या हो गया, शक्तिशाली, और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। यानी महाभारत युद्ध के बाद में मत्स्य जनपद और शक्तिशाली हुआ। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर का कुछ भाग सालव जाति निवास करती थी। कौन सी जाति निवास करती थी, सालव जाति निवास करती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर दोनों में प्राय संघर्ष हुआ। सालुओं की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। यानी चेदी और ये सालु जो है ये मत्स्य जनपद के पड़ोसी थे, इनमें भी संघर्ष चल रहा था। चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहा। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण करके मत्स्य जनपद को किसमें मिला लिया, चेदी राज्य में मिला लिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मत्स्य जनपद पावरफुल कब होता है, महाभारत युद्ध के बाद में। मत्स्य जनपद का अंत कौन करता है, चेदी राज्य, और चेदी राज्य इसको हराकर जो है वो आपके मत्स्य जनपद की स्वतंत्रता का अंत करता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा। कुछ समय बाद ही वो पुनः क्या हो गया, आजाद हो गया। कुछ समय बाद मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ और दोबारा जो आजादी मिली थी उस आजादी को नष्ट किसने किया, मगध के शासकों ने किया था, जो हर्यक वंश के राजा हुआ करते थे। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। और मत्स्य जनपद की बात करें, इसकी राजधानी कौन सी थी, विराटनगर, जहां अशोक का शिलालेख मिला है और अन्य मौर्य कालीन अवशेषों के तथ्य भी प्राप्त हुए। अब अगला पॉइंट शुरू होता है राजपूतों की उत्पत्ति, क्योंकि इसी के साथ में आगे क्या शुरू हो जाएगा, राजपूतों का इतिहास प्रारंभ हो जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु यानी 7वीं शताब्दी की बात है ये। उसके बाद भारत की राजनीतिक एकता जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। ये राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे और जो नए राजवंश उभरे उनको क्या नाम दिया, राजपूत राजवंश नाम दिया। यानी राजपूतों का उदय हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में होता है और भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास जो है वो राजपूत वंशों का इतिहास कहलाता है। इसी को राजपूत काल कहते हैं। डॉक्टर स्मिथ ने एक बात कही है कि वे हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तर भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, यानी राजपूत काल कहां से कहां तक है, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, क्योंकि 12वीं शताब्दी में मुसलमानों या तुर्कों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं और फिर ये राजपूत युग जो है उसका अंत हो जाता है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु से लगाकर तुर्कों या मुसलमानों के आक्रमण तक जो राज्य रहा था इतिहास के अंदर, वो काल क्या कहलाया, राजपूत काल कहलाया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। ये कहते हैं कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास का जो नाटक है उनमें, वाघभट्ट के 2 ग्रंथ हैं, कौन से, बाणभट्ट के कादंबरी और हर्षचरित्र, इनके अंदर राजपूत शब्द का प्रयोग किया है। हैंसोंग ने भी जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं पर क्षत्रिय और कहीं पर राजपूत लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। ये मत किसका है, तो 2 व्यक्ति हैं, एक तो डॉक्टर ओझा है और एक सीवी वैद्य। अब राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है, डॉक्टर ओझा और सीवी वैद्य ने। कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा गया। अब इनको उनकी संतान क्यों माना है, क्योंकि वैदिक आर्यों के पास में अश्व था और वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, अस्त्र की पूजा करते थे और यज्ञ भी करते थे, बलि भी देते थे। तो राजपूतों में भी यही परंपरा थी। राजपूतों के पास में भी क्या थे, अश्व यानी घोड़े थे, अस्त्र की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे और बलि में भी विश्वास करते थे। इनका शरीर जो है शारीरिक गठन बड़ा मजबूत होता था राजपूतों का। लंबी नाक और लंबे सिर से भी ये प्रमाणित होता है कि ये आर्यों की संतान है। यानी शारीरिक गठन अच्छा है, नाक लंबा है
और सिर वो भी लंबा है। तो ऐसे शारीरिक गठन किसका हुआ करता था? आर्यों का। तो शारीरिक गठन के आधार पर और हमारे जो राजपूतों की जो परंपराएं हैं उनके आधार पर ओझा और शिव वैद्य ने कहा है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। और अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया है? चंद्रबरदाई ने, जो पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के शासक थे, उनके दरबारी विद्वान है चंद्रबरदाई, जो लाहौर के निवासी हुआ करते थे। कहाँ के निवासी हुआ करते थे? लाहौर के। पृथ्वीराज रासो के अंदर अग्निकुंड सिद्धांत दिया। इसमें कहा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले बहुत से ऋषि थे, विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। और इन धार्मिक अनुष्ठानों में राक्षस क्या करते थे? मांस है, हड्डियां हैं, मलमूत्र है, ये लाकर डाल देते थे और इन धार्मिक अनुष्ठानों को अपवित्र कर देते। इस कारण वशिष्ठ मुनि ने इन सब को निपटने हेतु एक हवन कुंड तैयार किया और उसमें 3 योद्धा तैयार किए प्रारंभ में। कितने किए? 3। पहला कौन सा है? परमार, दूसरा कौन सा? चालुक्य, और तीसरा कौन सा है? प्रतिहार। जो पहला परमार है, परमार का दूसरा नाम है विद्यार्थियों पंवार। कौन सा है? पंवार। और दूसरा कौन सा है? चालुक्य। चालुक्य का दूसरा नाम है आपके सोलंकी। क्या कहते हैं चालुक्यों को? सोलंकी भी कहते हैं। और तीसरा कौन सा? प्रतिहार। लेकिन ये तीनों योद्धा इन राक्षसों का दमन नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में चौथा योद्धा तैयार किया था। कौन सा? चौहान। चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ का जो अग्निकुंड है, कहां पर? आपके आबू पर्वत पर, वहां से राजपूतों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब राजपूतों को ब्राह्मण किसने माना है? तो भंडारकर ने राजपूतों को क्या माना है? ब्राह्मण माना है। इसका प्रमाण कहां से लिया? जो गुहिल वंश के शासक हैं उनकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। किसने? भंडारकर ने। बिजोलिया शिलालेख में भी उल्लेख है कि वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। तो बिजोलिया शिलालेख से भी राजपूतों के ब्राह्मण होने का प्रमाण मिलता है। राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों को ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति से जोड़ता है। गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलों को नागर ब्राह्मण के नाम से बताया है क्योंकि गुहेदत्त नामक ब्राह्मण की ये संतान है। मेवाड़ महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में ये स्वीकार किया है कि जो गुहिलोत है यानी गहलोत वंश है वो नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। तो इस आधार पर भंडारकर ने, गोपीनाथ ने, इन दोनों विद्वानों ने और राजशेखर ने ब्राह्मणों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मणों से मानी है। अब राजपूत विदेशियों की संतान है, ये बात किसने कही? कर्नल टोड ने। राजपूत शक और सीथियन है। कर्नल टोड ये कहते हैं कि राजपूत शक और सीथियन है। बेसमेंट क्या है? बेस इसका ये है कि जिस प्रकार से राजपूतों की परंपराएं हैं वैसी परंपराएं किसकी? शक और सीथियन की। हालांकि टोड ने अग्निकुंड को स्वीकार किया है, करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का बताया है। वो कहता है कि राजपूतों के जो रीति रिवाज है वो शक और सीथियन से मिलते हैं, हूणों से भी मिलते हैं। जैसे अश्व पूजा है, अश्वमेध यज्ञ है, ये आपके शक, सीथियन और हूण जाति में भी है। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा है, अतः दोनों जातियां एक ही है। और वीए स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई है। स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। अब बात करते हैं अंतिम पॉइंट आज का। डॉक्टर कानूनगो ने एक बात कही है कि राजपूत चाहे किसी रूप में जन्मे हो। एक कथन पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है? डॉक्टर कानूनगो ने क्या कहा कि राजपूत चाहे किसी रूप में जन्मे हो, लेकिन सत्य यह है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षेत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। कि महाकाव्य काल के जो योद्धा हुए थे ना, महाभारत काल के, उन योद्धाओं की परंपरा को जो है राजपूतों ने बनाए रखा है। ये किसका कहना है? डॉक्टर कानूनगो का। तो ये था कक्षा 10 की पुस्तक जो है राजस्थान अध्ययन, उसका अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 काफी विस्तृत अध्याय है। इसके 3 कालांश होंगे जिसमें से एक आज हमने कर लिया है और अगले कालांश के अंदर हम पढ़ेंगे राजपूताने के विभिन्न जो राजवंश हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे।
अगर विद्यार्थियों आपको ये कालांश अच्छे लग रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और साथ में अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिए और जो आगामी भर्ती आ रही है उसके लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।